हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं 8th क्लास की ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। और इसका फर्स्ट पार्ट मैंने पहले भी आपको बता दिया है, उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और सेकंड पार्ट जिसमें आज हम कन्वेंशनल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। पावर रिसोर्सेज। Sunny's mother begins her day by switching on the geyser. She irons Sunny's school uniform before waking him up. तो सनी की जो माँ है उन्होंने अपने दिन की शुरुआत गीज़र को ऑन करके की। तो किसका इस्तेमाल किया? गीज़र का, पानी गर्म करने के लिए। फिर उन्होंने आयरन का इस्तेमाल किया स्कूल यूनिफॉर्म को आयरन करने के लिए। देन रशेस टू द किचन टू प्रिपेयर ग्लास ऑफ जूस। और जूस बनाने के लिए उन्होंने हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया। Sunny, have you finished taking bath? Come and have your breakfast, calls out mother while preparing breakfast on the gas stove for Sunny. अब उन्होंने ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल किया और फिर उन्होंने सनी को बुलाया ब्रेकफास्ट करने के लिए। While going to school, Sunny forget to switch off the light and fan. और जब वो स्कूल गया तो वो भूल गया लाइट को बंद करना। When mother switched them off, she think that life in the city may be more comfortable. लेकिन उन्होंने लाइट्स को स्विच को ऑफ तो कर दिया, मगर उन्होंने सोचा कि सिटीज़ में जो है वो लाइफ बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन ये डिपेंड किस पे करती है? अब हमारी लाइफ जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा गैजेट्स पर डिपेंड करने लगी है। हर काम के लिए हम गैजेट का इस्तेमाल करते हैं जो कि एनर्जी कंज्यूम करते हैं। और एनर्जी कंज्यूम तो करते हैं, लेकिन इसको बचा कर रखना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। पावर और एनर्जी प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ्स। तो जो पावर है वो हमारी लाइफ में बहुत वाइटल यानी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो पावर रिसोर्सेज और एनर्जी रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करने लगे हैं। वी ऑल नीड पावर फॉर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। तो हमको इन फील्ड्स में पावर की ज़रूरत पड़ती है। बगैर पावर के हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते। पावर रिसोर्सेज में भी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो पावर रिसोर्सेज को हम कितने कैटेगरी में डिवाइड करते हैं? 2 कैटेगरीज में। पहला कन्वेंशनल रिसोर्सेज और दूसरा नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। तो देखिए कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। Conventional resources of energy are those which have been in common use for a long time. तो conventional resources वो होते हैं, एनर्जी जो होती है उसको हम काफ़ी लंबे समय से साधारणतः इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फायरवुड और फॉसिल फ्यूल। फायरवुड क्या होती है? लकड़ी, जिसका इस्तेमाल हम ईंधन के तौर पे करते हैं। और फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? कोल एंड पेट्रोलियम। ये भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लेते हैं, रोज़मर्रा के जीवन में हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन ये बनते कैसे हैं? पहला फायरवुड। इट इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। इसका इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर किस में करते हैं? कुकिंग में और हीटिंग में। इन आवर कंट्री मोर देन 50% जो वो फायरवुड होता है वो कहाँ यूज़ करते हैं? कौन यूज़ करते हैं? विलेजर्स यूज़ करते हैं। और ये कहाँ से आती है? ये जो है लकड़ी फॉरेस्ट से आती है। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर बरीड अंडर द अर्थ फॉर मिलियन ईयर्स गॉट कन्वर्टेड बाय द हीट एंड प्रेशर इनटू फॉसिल फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? देखिए यहाँ आज से लाखों साल पहले, हज़ारों साल पहले जो प्लांट्स और एनिमल्स मर गए थे और वो धंस गए ज़मीन के अंदर, काफ़ी अंदर, और वो कन्वर्ट हो गए। कैसे? हीट और प्रेशर के थ्रू, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बढ़ने के थ्रू और प्रेशर बढ़ने के थ्रू, एक्सट्रीम प्रेशर के थ्रू वो फॉसिल फ्यूल में चेंज हो गए। एंड फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज आर मेन रिसोर्सेज of conventional energy. द रिजर्व ऑफ दिस मिनरल्स आर लिमिटेड। तो इन मिनरल्स का जो रिजर्वेशन है वो लिमिटेड है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर देन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन। यानी जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी दुनिया की, उस तरह से इसका जो फॉर्मेशन है वो बहुत कम है। अगर दोनों का रेशियो देखा जाए, दोनों का परसेंटेज देखा जाए, तो इसका फॉर्मेशन कम हो रहा है और पॉपुलेशन यानी इसकी खपत जो है कंज्यूम करने की वो ज़्यादा हो रही है। सो दीज आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड सून। तो ऐसा लगता है कि ये जल्द ही नष्ट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो देखिए ऑयल के एडवांटेज देख लेते हैं। ईजियर टू ट्रांसपोर्ट, टैंकर्स के थ्रू ईजी होता है इसको ट्रांसपोर्ट करना। एंड बेसिस ऑफ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में यानी रिफाइन करने के लिए भेजा जाता है ऑयल। तो वहाँ क्या बनता है? पेट्रोल, डीजल, वैक्स, प्लास्टिक वगैरह बनता है। और नेचुरल गैस के एडवांटेज देख लेते हैं। ईजियर टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइंस।
नेचुरल गैस जो है वो ईजी टू ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू द पाइपलाइंस, और ये ऑयल और कोल से ज़्यादा साफ़ होती है और ऑयल से ज़्यादा सस्ती होती है। तो ये तो एडवांटेज हो गया। इन दोनों के डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में फर्स्ट है डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज। तो देखिए, जब इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है और समुद्र में कुछ पानी ये ऑयल गिर जाता है, छलक जाता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम हो जाती है, जिससे कि जो जीवीय जंतु हैं, जो जल में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वो मर सकते हैं, उनको नुकसान पहुँचता है। पॉल्यूटेंट रिलीज कॉज एसिड रेन, और जो ये पॉल्यूटेंट रिलीज़ करता है उससे एसिड रेन हो सकती है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, वो बन सकता है। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल्स इज़ नॉट ईजी, और जो नए फ्यूल्स हैं उसका एक्सप्लोरेशन यानी उसका डिस्कवर करना मुश्किल हो जाता है, आसानी से ढूंढे नहीं जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। पहला है फायरवुड। इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों दिए हुए हैं। तो पहले हम एडवांटेज देख लेते हैं। ईजी एक्सेस यानी आसानी से मिल जाता है। प्रोवाइड एनर्जी टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और बहुत सारे लोगों को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या हैं? कलेक्टिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग, कलेक्शन करने में काफ़ी टाइम लगता है, और पॉल्यूटिंग भी होता है ये, और ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो प्रमोट करता है। और लकड़ी कहाँ से मिलती है? तो इसलिए डिफॉरेस्टेशन किया जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि जंगल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काटे जाते हैं। कोल का एडवांटेज देख लेते हैं। एंड एक्सटेंसिवली अवेलेबल, ये भी ईजिली अवेलेबल होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है। दुनिया के कई देशों में कोल प्रोड्यूस होता है, मतलब कोल निकाला जाता है। एफिशिएंट कन्वर्जन और टू इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव एफिशिएंट कन्वर्जन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और डिसएडवांटेज क्या होते हैं? पॉल्यूटिंग सोर्स है ये, कोल जो है उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉल्यूशन होता है। बल्कि टू ट्रांसपोर्ट, काफ़ी हैवी होता है, तो इसका ट्रांसपोर्ट करना भी बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट है हमारा हाइडल पावर। इसके एडवांटेज क्या हैं? ये नॉन पॉल्यूटिंग है, ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन नहीं फैलाता है। एंड प्रमोट इरिगेशन एंड फिशिंग, इरिगेशन और फिशिंग को प्रमोट करता है, और काफ़ी सस्ता होता है। डिसएडवांटेज होते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी इनअंडेटेड लो लाइनिंग रीजन। इनअंडेटेड का मतलब होता है फ्लड आना, यानी जो भी निचले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे फ्लड आ सकता है। एक्सपेंसिव टू सेटअप, और इसका सेटअप लगाना भी बहुत महंगा होता है। नेक्स्ट है हमारा कोल। दिस इज़ मोस्ट एविडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और कोल फॉसिल फ्यूल है। ये मैंने भी आपको बताया था कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेज आर फॉसिल फ्यूल। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए। इट इज़ यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? घरेलू तौर पर ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। इन इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील एंड स्टीम इंजन एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, ये इंडस्ट्रीज़ में आयरन एंड स्टील और स्टीम इंजन और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल, जो इलेक्ट्रिसिटी हम कोल से प्रोड्यूस करते हैं हम उसको थर्मल पावर कहते हैं। तो थर्मल पावर हम किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी हम कोल के द्वारा इस्तेमाल करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम थर्मल पावर कहते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे वॉज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। अभी हमने पहले भी बात की थी कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, क्योंकि कोल एक फॉसिल फ्यूल है, तो इस फॉसिल फ्यूल जो हैं वो फॉर्म्ड हुए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, जब ये बरिड हो गए थे अर्थ सरफेस के अंदर। तो व्हेन जाइंट फर्न्स एंड स्वाम्प्स, जाइंट फर्न्स ऑफ स्वाम्प का मतलब होता है जो पेड़ पौधे, ऐसे पेड़ पौधे थे जो धंस गए थे ज़मीन के अंदर, कई लेयर्स के अंदर, और वो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए कोल में। कोल इज़ देयरफॉर रेफर्ड एज टू द बरिड शाइन, और इसीलिए कोल को क्या कहा जाता है? बरिड सनशाइन कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज बरिड सनशाइन। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया में लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स कौन कौन से देश हैं? चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस। तो ये तो हो गए हमारे वर्ल्ड के लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स। और इंडिया के कोल प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो इन झारखंड। तो ये बोकारो जो हैं झारखंड में हैं, ये जो हैं ये इंडिया के कोल प्रोड्यूसर्स हो गए। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक।
petrol that keeps your car running as well as the oil that keeps your cycle from squeaking। तो क्या होता है कि जो हमारी कार्स होती हैं वो किससे चलती हैं, पेट्रोल के द्वारा चलती हैं। और ये जो दोनों चीज़ें शुरू होती हैं ये किससे शुरू होती हैं, थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिसको हम पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज़। तो ये कहाँ पे होती हैं, देखिए ये रॉक्स के बीच में क्रैक्स होते हैं, वहाँ से इसे ड्रिल करके निकाला जाता है इस ऑयल को, और ये ऑयल फील्ड से निकाले जाते हैं। और ये ऑयल फील्ड कहाँ लोकेट होते हैं, ऑफ शोर में और ऑन शोर यानी कोस्टल एरियाज़ में होते हैं। कोस्टल एरिया का मतलब होता है जो समुद्र के पास का इलाका होता है उसे हम कोस्टल एरिया बोलते हैं। देन सेंड टू द रिफाइनरीज। तो इससे जो क्या मिलता है, हमें क्रूड ऑयल कच्चा तेल मिलता है और उसको फिर रिफाइनरीज में भेजा जाता है जहाँ पे प्रोड्यूस करी जाती हैं वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जैसे डीजल, पेट्रोल, कैरोसिन, वैक्स, देखिए ये प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। तो ये सब चीज़ें तैयार की जाती हैं। अब पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेट्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इतनी सारी चीज़ें, इतनी वैल्यूएबल चीज़ें बनाई जाती हैं तो इसीलिए इसको हम ब्लैक गोल्ड कहते हैं, बिकॉज ये पेट्रोलियम और डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत वैल्यूएबल होते हैं। देखिए वर्ड ओरिजिन कैसे हुआ, द वर्ड पेट्रोलियम इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। पेट्रा मीन रॉक, ओलियम मीन्स ऑयल। तो जो ऑयल जो है वो रॉक से प्रोड्यूस होता है उसे हम पेट्रोलियम या रॉक ऑयल कहते हैं, इसका मतलब होता है रॉक ऑयल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कहाँ पे मिलता है। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री आर ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। तो चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर। ये जो हैं ये चीफ प्रोड्यूसिंग कंपनी हैं, कंट्रीज़ हैं। और अदर मेजर प्रोड्यूसर्स कौन कौन से हैं, यूएसए, रशिया, वेनेजुला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया, इंडिया में बात करें तो कौन कौन से हैं, असम में डिगबोई और बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। तो यहाँ पर जो है ये चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं और ये एरियाज़ हैं ऐसे जहाँ पर पेट्रोलियम को प्रोड्यूस किया जाता है। अब आता है नेक्स्ट हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस इज़ फाउंड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट इज़ रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। It can be used as a domestic and industrial fuel. Russia, Norway, UK and Netherlands are the major producer of natural gas. तो नेचुरल गैस कहाँ पाई जाती है, नेचुरल गैस जो है पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ ही पाई जाती है और ये रिलीज़ होती है, क्रूड ऑयल जो है जब सरफेस पे आ जाता है तो ये रिलीज़ होती है और ये यूज़ की जाती है डोमेस्टिक फ्यूल की तरह या फिर इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, मेजर प्रोड्यूसर्स कौन है, रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड जो हैं वो मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। अब देखिए डू यू नो दिया हुआ है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सीएनजी का फुल फॉर्म कई जगह पूछा जाता है, दैट मीन्स कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो जो नेचुरल गैस कंप्रेस होकर मिलती है उसे हम सीएनजी कहते हैं। ये एक तो इको फ्रेंडली है, नॉन पॉल्यूटिंग होती है और ये लेस पॉल्यूटिंग होने की वजह से मतलब ये पेट्रोलियम और डीजल से लेस पॉल्यूटिंग होती है और लेस पॉल्यूटिंग होने की वजह से ये व्हीकल्स में भी इस्तेमाल की जा सकती है। और इसका ये अल्टरनेटिव्स है पेट्रोलियम और डीजल का कि हम लेस पॉल्यूटिंग है तो इसका इस्तेमाल करें। अब देखिए यहाँ पे दिया है, इन इंडिया जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरिया ऑफ शोर इन मुंबई हैव नेचुरल गैस रिसोर्सेज। तो अगर भारत में बात करें तो ये जगह हैं जहाँ पर नेचुरल गैस रिसोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एंड सम एरियाज ऑफ शोर इन मुंबई। वेरी फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, बहुत कम ऐसे देश हैं जहाँ पर सफिशिएंट नेचुरल गैस है उनके पास खुद की, मतलब रिजर्व देयर ओन, खुद की जो है वो नेचुरल गैस बहुत कम ही ऐसे देश हैं जिनके पास सफिशिएंट मात्रा में यानी पर्याप्त मात्रा में उनके पास गैस है। The sharp increase in our consumption of fossil fuel has led to their depletion at an alarming rate। और जिस तरीके से कंजम्पशन किया जा रहा है फॉसिल फ्यूल का, ये एक अलार्मिंग रेट है, मतलब कि ये चेतावनी है कि ये नष्ट हो रहे हैं, इनका डिप्लीशन हो रहा है। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल आर ऑल्सो कॉज फॉर कंसर्न। और जिस तरीके से इनको जलाया जाता है, यूज़ किया जाता है, वो भी चिंताजनक बात है, इसके ऊपर भी हमें सोचना चाहिए। अनचेक्ड बर्निंग ऑफ
फॉसिल फ्यूल इज़ लाइक अनचेक ड्रिपिंग टैप। ये अगर हम ना चेक करें तो ये उसके बराबर है कि जैसे कि अगर आप टंकी से पानी लेते हो या जहाँ आप पानी फिल करते हो अपने घर में और नल टपकता है, अगर नल टपकता रहेगा तो क्या होगा, पानी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर फॉसिल फ्यूल को सही से चेक नहीं किया जाएगा, उसकी कंजम्पशन को चेक नहीं करेंगे तो वो भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इनका यूज़ जो है लिमिटेड स्टॉक में करना चाहिए, इसको वेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और इनके अल्टरनेटिव्स हैं हमारे नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज, उनका इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो एक तो चीप होते हैं और लेस पॉल्यूटेंट होते हैं, तो हम इनकी जगह उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइडल पावर। पहले देखिए डू यू नो पढ़ लेते हैं। नॉर्वे वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहाँ डेवलप हुई सबसे पहले दुनिया में, नॉर्वे में। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स। तो डैम्स में रेन वाटर हो या फिर रिवर वाटर हो, उसको स्टोर कर लिया जाता है जिससे कि उसको ऊंचाई से गिराया जा सके। जब पानी ऊंचाई से गिराया जाता है तो पाइप्स के थ्रू गिराया जाता है और वहाँ टरबाइन ब्लेड्स मौजूद होते हैं प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द डैम। और कहाँ प्लेस्ड होते हैं, डैम के बॉटम पे। मूविंग ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और मूविंग ब्लेड्स यानी ब्लेड्स जब चलते हैं तो जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरीगेशन। और जो वाटर डिस्चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के बाद, वो किस लिए इस्तेमाल होता है, वो खेती के लिए इस्तेमाल होता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। यानी दुनिया की 1/4 बिजली जो है वो कैसे उत्पन्न होती है, कैसे उसका उत्पादन किया जाता है, हाइडल पावर के द्वारा। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर इन द वर्ल्ड आर पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। तो ये जो हैं ये लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं हाइडल पावर के वर्ल्ड में। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया ऑल्सो। तो देखिए केवल वर्ल्ड में ही नहीं है, हमारे इंडिया में भी हैं, जैसे कि भाखड़ा डैम, गांधी सागर, नागार्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो ये कुछ ऐसे स्टेशंस हैं, पावर स्टेशन, जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये तो हो गया चैप्टर का सेकंड पार्ट। ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है, एक बार डायग्राम आप देख सकते हो। ये देखिए रिजर्वर दिया हुआ है, देखिए हम इसको आपको डायग्राम को समझाते हैं। देखिए ये जनरेटर है, ठीक है, ये ब्लेड्स लगे हैं, टरबाइंस लगे हुए हैं, ये पानी स्टोर किया गया है वाटर रिजर्वर में, और ये जब ऊपर से गिर रहा है तो ये ब्लेड्स के थ्रू ये जो है चेंज होता है और इससे ये जो पानी है ये तो इरिगेशन के लिए चला जाता है और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये तो हो गया चैप्टर का सेकंड पार्ट, और जिसमें हमने कन्वेंशनल सोर्सेज पढ़े। अब हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी किसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आपको कैसा लगा ये पार्ट कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, एंड पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।